नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना एहसान खान। आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय चुनावी शो ऐलाने जंग। इस एक घंटे में देश की हर वो राजनीतिक खबर जानेंगे जिसके बारे में आपको जानकारी होनी ही चाहिए। और वो कौन कौन सी खबरें हैं एक एक कर जरा पहले आपको बता देते हैं। आज सबसे पहले बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। कल की धाम में मोदी देखते रह गए विरोधी। दूसरी बड़ी खबर अगले एक घंटे में जो हम आपको दिखाने वाले हैं, राहुल से अखिलेश की दूरी, यात्रा बाद मेले सीट बंटवारा जरूरी। और तीसरी बड़ी खबर जिसको लेकर चर्चा होगी वो स्वामी प्रसाद मौर्य से जुड़ी हुई। स्वामी गए रूट, अखिलेश के पीडीए में फूट। इतना ही नहीं, बंगाल की बात भी करेंगे आज। और बंगाल की वो खबर, संदेशखाली की सियासत, ममता की आफत। साथ ही बात महाराष्ट्र की राजनीति की भी होगी। राज ठाकरे की एनडीए में एंट्री हो गई है तय। और मध्य प्रदेश कांग्रेस को बड़ी राहत इस रूप में कि कमलनाथ का सस्पेंस खत्म या शुरू, अभी तक इस सवाल का पुख्ता तौर पर जवाब तो नहीं मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं कमलनाथ की तरफ से मीडिया के सामने आकर तमाम अपने बीजेपी में जाने की अटकलों को खारिज कर दिया गया है। तो आइए शुरुआत कवर स्टोरी के साथ। साल 2019 के चुनाव में देश में मोदी की लहर थी। उत्तर भारत में बीजेपी जीत का माफ कीजिएगा पहाड़ खड़ा कर रही थी। इसी पर रिपोर्ट। आज मोदी यूपी के संभल में थे। उन्होंने कांग्रेस के नेता रहे धर्मगुरु प्रमोद कृष्णम के कल्की धाम में पूजा की और 5 एकड़ में बन रहे कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने उपवास के साथ यहां पर पूजन अर्चन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर मंत्रोच्चारण और स्वस्ति मंत्र का पाठ हो रहा है। कई सारे ऐसे छात्र, संस्कृत के छात्र हैं और मंदिरों के विभिन्न छात्र और गुरुजन एक साथ यहाँ पर मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। अद्भुत यहाँ पर पूरी जो अलौकिक एक भावना और उसकी जो पूरी अनुभूति है वो अद्भुत है। लेकिन भीड़ में भी उतना ही उत्साह है, जिसकी वजह से प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे करीब पहुंचना चाहता है, देखना चाहता है, तस्वीरों को अपने मोबाइल में कैप्चर करना चाहता है। कल्की धाम में ऐसा मंदिर बन रहा है जिसमें 10 गर्भगृह होंगे। उन 10 में भगवान के 10 अवतार की पूजा होगी। 5 साल में मंदिर के बनकर तैयार होने की उम्मीद है। इस मौके पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने प्रमोद कृष्णम की जमकर तारीफ की। प्रमोद जी, अच्छा हुआ कुछ दिया नहीं, वरना जमाना ऐसा बदल गया है कि अगर आज के युग में सुदामा श्री कृष्ण को एक पोटली में चावल देते, वीडियो निकल आती, सुप्रीम कोर्ट में पीआई हो जाती और जजमेंट आता कि भगवान कृष्ण को भ्रष्टाचार में कुछ दिया गया और भगवान कृष्ण भ्रष्टाचार कर रहे थे। इस व्यक्त में हम जुगर रहे और इसे अच्छा है कि आपने भावना प्रकट की और कुछ दिया नहीं। कभी प्रमोद कृष्णम प्रियंका गांधी के करीबी माने जाते थे। 2 बार प्रमोद कृष्णम चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन पिछले दिनों कांग्रेस ने इन्हें पार्टी से निकाल दिया। आज के कार्यक्रम में कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी के नेता शामिल हुए। मेरे लिए बड़ा भावुक पल है, भावुक दिन है। पूरे सनातन के गौरव का दिन है। युगों युगों तक प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नाम धार्मिक और आध्यात्मिक जगत में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। जब तक ये देश रहेगा, जब तक ये सृष्टि रहेगी, तब तक सनातन रहेगा। और जब तक सनातन रहेगा, नरेंद्र मोदी का नाम हमेशा जिंदा रहेगा। वैसे मोदी के आज के इस दौरे का सियासी गणित आप इस आंकड़े से समझ सकते हैं। मुरादाबाद मंडल में लोकसभा की 6 सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी सभी 6 सीट हार गई थी और तब एसपी बीएसपी गठबंधन को 3-3 सीटें मिली थी। आज संभल के इस कार्यक्रम के जरिए मोदी ने इस पूरे इलाके को साधने की कोशिश की है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, 2019 के चुनाव में उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद मंडल एक ऐसा इलाका था जहां बीजेपी सभी 6 की 6 सीटें हार गई थी। इस बार बीजेपी ने मिशन 80 का प्लान बनाया और उसी प्लान के तहत प्रधानमंत्री मोदी आज कल्की धाम पहुंचे थे। चुनाव का काउंटडाउन और मोदी का फाइनल राउंड शुरू हो गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, 4 तस्वीरें। मोदी तूफानी दौरा कर रहे हैं। लगातार शिलान्यास से लेकर उद्घाटन तक का कार्यक्रम तय है। आज मोदी संभल में थे, कल प्रधानमंत्री मोदी जम्मू जाएंगे, परसों गुजरात और फिर 23 फरवरी को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में होंगे।
जम्मू में कल प्रधानमंत्री मोदी एम्स का लोकार्पण करेंगे। 23 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी 610 किलोमीटर लंबे वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखेंगे। 24 फरवरी को पीएम मोदी गुजरात में होंगे और इसके बाद 25 फरवरी यानी रविवार का दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के बेट द्वारका में पूजा अर्चना करेंगे और 3.25 किलोमीटर लंबे सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन भी करेंगे। तो एक तरीके से ये ताबड़तोड़ चुनावी दौरा आप कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बात विपक्ष के गठबंधन की सीट बंटवारे को लेकर यहां क्लेश बढ़ता जा रहा है। एक एक कर न केवल गठबंधन के साथी बिछड़ रहे हैं बल्कि कई राज्यों में सीटों का समीकरण उलझ गया है। अमेठी में आज जहां राहुल गांधी ने रोड शो के जरिए अपनी ताकत दिखाई, वहीं मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी भी जनता से सीधा संवाद कर अमेठी से चुनावी शंखनाद करती नजर आई। लेकिन कांग्रेस का कलेश बढ़ाया अखिलेश के उम्मीदवारों की लिस्ट ने। समाजवादी पार्टी ने आज उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। अमेठी का सियासी पारा आज दिन भर उबाल मारता रहा। अमेठी की जनता आज एक दूसरे के धुर विरोधी और कट्टर राजनीतिक प्रतिद्वंदी के सियासी मुकाबले का गवाह बनी। एक तरफ कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी और वहीं ठीक दूसरी तरफ बीजेपी की मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी। और जाति जनगणना से ये सवाल का जवाब आप सबको मिल जाएगा, पता लग जाएगा कि 78% के साथ हो क्या रहा है। अमेठी आया हूं, इतने प्यार से आपने मेरा स्वागत किया। पुराना रिश्ता है हमारा, प्यार का रिश्ता है, मोहब्बत का रिश्ता है, इसके लिए आप सबको दिल से धन्यवाद। आज उनके पास जिस सीट को पैतृक सीट कहते थे, वहां पर सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ से लोग ढूंढ कर लाने पड़ रहे हैं यहाँ पे कि स्वागत में कोई तो खड़ा हो। ऐसा कमाल है राहुल गांधी। अमेठी पहुंचने से पहले नेताओं और कार्यकर्ताओं का जोश 7वें आसमान पर था। नारेबाजी से आसमान गूंज रहा था, लेकिन अखिलेश यादव के एक बयान से मानो मायूसी छा गई। दरअसल इंडिया गठबंधन में एक बार फिर से सीट बंटवारे पर संकट के बादल गहराने लगे हैं। अखिलेश ने इशारों ही इशारों में कांग्रेस को सख्त सियासी संदेश देने की कोशिश की है। अभी बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है, कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनकी न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। हालांकि कांग्रेस को पूरा भरोसा है कि अखिलेश आज नहीं तो कल न्याय यात्रा में जरूर शामिल होंगे। सीटों का बंटवारा भी जल्द सुलझ जाएगा। पहले तो पल्लवी पटेल भी आई थी अपना दल से, वो जुड़ी, और हम उम्मीद करते हैं, वामपंथी पार्टी तो पहले से ही जुड़े हैं, हम उम्मीद करते हैं अखिलेश यादव जी भी जुड़ेंगे। बहरहाल अमेठी की लड़ाई अपने पूरे चरम पर है। स्मृति ईरानी लगभग 4 दिन तक अपने संसदीय क्षेत्र में रहेंगी और लोगों से संवाद करेंगी। वहीं कांग्रेस भी अपनी न्याय यात्रा के जरिए 2014 के चुनावों में खोई हुई सियासी साख को बचाने के लिए जद्दोजहद करती दिखाई देगी। और अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस को 17 सीटों की पेशकश की गई। देखिए, आज ही हमने आपको खबर बताई थी किस तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस को सीटों की पेशकश करके गेंद एक तरीके से कांग्रेस के पाले में डाल दी गई है। अब वो सीटों की संख्या भी सामने आ गई है। 17 सीटें हैं जो अब समाजवादी पार्टी कांग्रेस को देने की बात कह रही है। इससे पहले जब तक आरएलडी भी इंडिया गठबंधन में साथ में थी, तो समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस को 11 सीटों का ऑफर दिया गया था। अब आरएलडी चौधरी जयंत की पार्टी निकल चुकी है इंडिया गठबंधन से, वो एनडीए में चले गए हैं। ऐसे में अब समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 17 सीट की पेशकश की है। और अगर बात बनती है तो फिर जो बयान अखिलेश यादव की तरफ से आज सुबह दिया गया था कि अगर सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हो जाता है तो फिर जो यात्रा है भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसमें वो शिरकत करेंगे। तो अब इंतजार, क्योंकि गेंद समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस के पाले में डाल दी। पीडीए की बात कर लेते हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ये नारा देकर अखिलेश यादव ने बीजेपी को हराने की प्लानिंग की थी। लेकिन अखिलेश की इस प्लानिंग पर पलीता लगा दिया स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य अब अपनी पार्टी बनाने वाले, बाकायदा इसके लिए नाम और झंडा फाइनल कर लिया है। सवाल ये कि स्वामी प्रसाद मौर्य को अपनी पार्टी बनाने का आइडिया आया कहां से? क्या है जातीय पार्टियों की पॉलिटिक्स
आज की ये है स्पेशल रिपोर्ट। ऊपर नीला, बीच में लाल, नीचे हरा, ये स्वामी प्रसाद मौर्य की अपनी पार्टी के झंडे का रंग है और पार्टी का नाम RSSP यानी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी हो सकता है। जनता दल से सियासी करियर की शुरुआत करने वाले स्वामी BSP, BJP और SP में रहने के बाद अब अपनी पार्टी बनाने निकले हैं। नई पार्टी का ऐलान अभी कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श चल रहा है। 22 फरवरी को कार्यकर्ताओं को दिल्ली में बुलाया भी है, उनसे विचार विमर्श करके जो भी आवश्यक होगा वो कदम उठाया जाएगा। कई अन्य दल भी हैं जो पिछड़ों की, वंचितों की, दलितों की बात करते हैं। उसी बीच में जो आपका ये दल होगा, ये किस प्रकार से अलग होगा, कैसे भरोसा करेंगे? अब इसको 22 का इंतजार करना पड़ेगा। असल में यूपी की राजनीति में जो भी नेता अपनी जाति और जमात में थोड़ा बहुत प्रभाव रखते हैं, उन्होंने अपनी छोटी छोटी पार्टियां बना रखी है। राजभर जाति की राजनीति करने वाले ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है SPSP। कुर्मी वोटों की राजनीति करने वाली अनुप्रिया पटेल की पार्टी का नाम है अपना दल। मल्लाह वोटरों की राजनीति करने वाले संजय निषाद की पार्टी का नाम है निषाद पार्टी और जाट वोटरों की राजनीति करने वाले जयंत चौधरी की पार्टी है RLD। इस तरह की खास जाति की राजनीति करने वाली और भी पार्टियां हैं। अपनी पार्टी में होने की वजह से ये लोग बड़े दलों से अपनी शर्तों पर समझौता करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य अब तक इस राजनीति में पीछे थे। जो खबरें आप सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, किसी के मन में क्या है ये कौन सी मशीन बताएगी। और लाभ लेके तो सब चले जाते हैं, लाभ लेके तो सब चले जाते हैं। बताया जाता है कि स्वामी राज्यसभा जाने की इच्छा रखते थे, लेकिन अखिलेश ने उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया, तो उन्होंने अपनी अलग राह कर दी। स्वामी प्रसाद मौर्य कोयरी जात से आते हैं। यूपी में कोयरी जात का वोट बैंक 5 से 7% है। पिछले 22 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में चले गए थे, लेकिन खुद स्वामी अपना विधानसभा चुनाव हार गए। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले स्वामी के दांव ने अखिलेश यादव के PDA के दांव को कमजोर तो कर ही दिया है। दर्शकों को बता दें कि मौर्य, कुशवाहा, शाक्य और सैनी एक ही सामाजिक ग्रुप की जातियां हैं। ये जाति समूह पूर्वांचल में मौर्य के नाम से, बुंदेलखंड में कुशवाहा, ब्रज में शाक्य और पश्चिम में सैनी के नाम से पहचाना जाता है। कोयरी समाज के वोटरों का यूपी के दर्जन भर जिलों में प्रभाव है। सामने लोकसभा का चुनाव है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य की कोशिश होगी कि अपने समाज के बल पर वो भी अपना सियासी दम दिखाएं। देखना दिलचस्प होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य बाकी जातीय नेताओं की तरह अपने लिए जमीन बना पाते हैं या नहीं। अब आपको पश्चिम बंगाल लेकर चलेंगे। संदेशखाली इन दिनों देश की सियासत की सुर्खियों में बना हुआ है। संदेशखाली के सवाल पर बीजेपी और TMC में जबरदस्त तकरार देखने को मिल रही है। मुख्य आरोपी शेख शाहजहां अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वहीं पुलिस ने TMC नेता शिबू हजारा को 8 दिन की रिमांड पर भेज दिया। संदेशखाली इन दिनों सियासत की नई धुरी बना हुआ है। रोजाना प्रदर्शन हो रहे हैं। बीजेपी और TMC के नेताओं के बीच जुबानी जंग चल रही है। पश्चिम बंगाल का सियासी जमघट अपने पूरे चरम पर है। बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी की सरकार आरोपियों को बचा रही है। पश्चिम बंगाल में मुगल राज वापस आ गया है। वहीं TMC बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में मुगल जो शासन था, हम लोग इतिहास में पढ़े थे, वही शासन फिर से लेके आ रहे हैं। ममता बनर्जी और सरकार अलग अलग बोल रही है। आपका DG बोल रहे हैं हम अरेस्ट कर रहे हैं। पहले वाला ममता बनर्जी या उनके जो पार्टी वाले जो बोल रहे थे, पूरा डिनायल मोड में थे कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं। अभी अरेस्ट, उसी केस में आप अरेस्ट कर रहे हैं। अगर हुआ नहीं तो अरेस्ट क्यों कर रहे हैं? पश्चिम बंगाल की सरकार ने कदम उठाए हैं। तुरंत ही उस दिन लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस लॉ एंड ऑर्डर पे कड़ी नजर रखी है
और जिनको गिरफ्तार किया गया है उन पे जो केस धारा है वो सेक्शन भी लागू हो चुका है। आज पीड़ितों से मिलने पहुंची राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा दिए हैं। एक महिला तो आई और वो भी कोर्ट में गई है क्योंकि पुलिस कुछ नहीं करती है, इसीलिए कोर्ट में जा रही हैं महिलाएं ताकि कोर्ट में कुछ तो करेगी, पुलिस कुछ नहीं करती है। और जब महिलाएं आगे जाती हैं तो उन्हीं के जो रिश्तेदार हैं उन्हीं को अरेस्ट कर लेती है पुलिस। और ये यहाँ की बात नहीं है, ये संदेशखाली की बात नहीं है, पूरे वेस्ट बंगाल में यही हाल है। संदेशखाली कांड का मुख्य आरोपी शेख शाहजहां अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। हालांकि पुलिस ने एक आरोपी शिबू हाजरा को पकड़ा है, जिसे 8 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। कुल मिलाकर संदेशखाली सुर्खियों में है। पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक सियासत गर्म है। लोकसभा के चुनाव नजदीक हैं और बीजेपी के लिए जमा जमाया मौका है, जिससे वो किसी भी कीमत पर अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले बीजेपी पूरे मुद्दे को ममता के खिलाफ अपने मजबूत हथियार के तौर पर देख रही है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा आरोप लगाया है। भूपेश बघेल ने कहा है, हमारे कई विधायकों से बीजेपी संपर्क करने की कोशिश कर रही है। तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी खेला करने की जुगत में है, ये आरोप लगा रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल। बीजेपी हमारे विधायकों से संपर्क, कांग्रेस के विधायकों से बीजेपी संपर्क साध रही है, ये आरोप लगा रहे हैं भूपेश बघेल। बीजेपी पर कांग्रेस पार्टी के विधायकों को तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं भूपेश बघेल। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने ईडी से 3 हफ्ते का वक्त मांग लिया है। आज ईडी ने महुआ मोइत्रा को पूछताछ के लिए बुलाया था। मामला संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने की जांच के दौरान सामने आया था। ईडी सूत्रों के मुताबिक महुआ मोइत्रा के कई फॉरेन बैंक अकाउंट्स का पता चला है, विदेश में किए गए लेन देन का पता चला है। विदेश के एक होटल में महुआ मोइत्रा के लिए एक कमरा बुक कराया गया था, जिसका किराया 7 लाख रुपए था। आरोप है कि एनआरआई अकाउंट की सही जानकारी नहीं दी गई। तो विदेश में लेन देन का ये मामला, इसी की जांच ईडी कर रही है। इसी सिलसिले में ईडी ने आज बुलाया था महुआ मोइत्रा को, लेकिन महुआ मोइत्रा ने ईडी से आज पेश ना होकर सामने मोहलत मांगी है। 3 हफ्तों की मोहलत महुआ मोइत्रा की तरफ से मांगी गई। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण जैन इस वक्त मौजूद हैं। वरुण, विदेशी खातों को लेकर क्या यहां पर मुश्किल बढ़ती हुई, घिरती हुई जांच एजेंसी के शिकंजे में नजर आ रही है महुआ मोइत्रा? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जो मुश्किलें हैं महुआ मोइत्रा की, वो पड़ सकती है। आपको मैं ये बता दूं, आज पूछताछ के लिए शामिल होने के लिए नोटिस जो था वो सर्व किया गया था, लेकिन महुआ मोइत्रा आज पूछताछ में शामिल नहीं हुई। उनकी तरफ से 3 हफ्ते का समय मांगा गया है, लेकिन ईडी के सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि इतना समय उन्हें नहीं दिया जाएगा, जल्दी उनको दोबारा से नोटिस सर्व किया जाएगा। ईडी के सूत्रों ने इस बात की भी जानकारी दी है कि जब मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच कर रही थी संसद में, जो पैसा लेकर सवाल पूछने का मामला था, उस दौरान जांच के दौरान कई इस तरह के एविडेंसेस ईडी के सामने आए, जिससे पता चला कि कई जो विदेशों में जो अकाउंट्स है वो महुआ मोइत्रा के हैं। इतना ही नहीं, कई एनआरआई अकाउंट की जानकारी मिली। ये भी पता चला कि कई ट्रांजैक्शंस विदेशी खातों में हुई है, और साथ ही महुआ मोइत्रा के लिए एक विदेश के अंदर होटल में कमरा बुक कराया गया था, जिसकी जो पेमेंट है वो 7 लाख रुपए दी गई थी। तो ईडी को कहीं ना कहीं शक है कि हवाला का पैसा भी हो सकता है, किस तरीके से ट्रांजैक्शन की गई, और उसी को लेकर फेमा के तहत ईडी अपनी जांच कर रही थी। और आने वाले समय में ये बताइए, ये 3 हफ्ते की जो मोहलत महुआ मोइत्रा ने मांगी है, तो इनकी तरफ से आधार क्या दिया गया है? देखिए, ईडी में आज पूछताछ में शामिल होने के लिए महुआ मोइत्रा को पहुंचना था, लेकिन ईडी के सूत्रों का कहना है कि कोई कॉन्क्रीट रीजन उनकी तरफ से अभी तक नहीं दिया गया। सिर्फ ईडी में लिखित में एक जानकारी दी गई, ये बात कही गई कि मैं आज पूछताछ में शामिल नहीं हो सकती और 3 हफ्ते का समय चाहिए। इसीलिए ईडी सूत्रों का कहना है कि 3 हफ्ते का समय उनकी तरफ से नहीं दिया जा सकता। मामला बेहद गंभीर है, फेमा के तहत जो जांच है वो चल रही है, और जल्द जो दूसरा नोटिस है वो उनको सर्व किया जाएगा, और उसके बाद उनसे पूछताछ में शामिल होने के लिए कहा जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका वरुण जैन इस तमाम जानकारी के लिए। तो 3 हफ्ते का वक्त तो नहीं दिया जाएगा, जैसा कि सूत्र जानकारी दे रहे हैं। जल्दी ही महुआ मोइत्रा को ईडी की तरफ से इसी मामले में अगला समन दिया जा सकता है। बात मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की। क्या कमलनाथ ने कांग्रेस छोड़ने का सस्पेंस खत्म कर दिया है? क्या वाकई में कमलनाथ कांग्रेस में ही रहेंगे? 3 दिन से देश की सियासत में कमलनाथ सस्पेंस बने हुए थे। आज एबीपी न्यूज से उन्होंने साफ कह दिया कि वो तो कांग्रेस में ही रहेंगे, लेकिन जो सियासी कहानियां सामने आ रही हैं
उससे लगता यह है कि कमलनाथ ने फिर एक नई चाल चली। में तो माननीय मोदी जी का जो विजन है वो अद्भुत है और भारतीय जनता पार्टी लगातार पूरे अच्छे विकासात्मक कामों के साथ के माध्यम से निश्चित रूप से फिर एक बार भाजपा सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। कमलनाथ जी यदि आते हैं तो क्या? सवाल कमलनाथ के बीजेपी में आने को लेकर पूछा गया तो सीएम मोहन यादव ने हाथ जोड़ लिए। पिछले 3 दिन से कमलनाथ के कांग्रेस छोड़ने की चर्चा से सियासी पारा चढ़ा हुआ है। हालांकि एबीपी न्यूज से हुई बातचीत में कमलनाथ ने इस खबर को खारिज किया। कमलनाथ के हवाले से पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भी मीडिया के सामने आकर यही बात कही। उनका ये कहना है कि एक काल्पनिक प्रश्न का जवाब मैं क्यों दूं? जो एक प्रश्न काल्पनिक है उसका जवाब देने की आवश्यकता मैं नहीं समझता। भाजपा में ये कहीं और नहीं जा रहा, नकुलनाथ नहीं, कांग्रेस में जाने का प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता। तो सवाल है, क्या कमलनाथ के कांग्रेस छोड़ने की अटकलें वाकई में खत्म हो गई या फिर खेल बाकी है? राजनीतिक गलियारों में 2 तरह की चर्चा है। पहली ये कि कमलनाथ की एंट्री को लेकर बीजेपी में मतभेद है, इसीलिए मामला फंस गया। दूसरी चर्चा ये है, कमलनाथ ने अभी के लिए पैर पीछे खींच लिए, लेकिन चुनाव से ऐन पहले उनके सांसद बेटे नकुलनाथ बीजेपी में जा सकते हैं। फिलहाल के लिए कमलनाथ को लेकर शुरू हुआ सस्पेंस खत्म होता दिख रहा है। और अब बात जरा राज ठाकरे की करते हैं। क्या एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे एनडीए का हिस्सा बनने जा रहे हैं? पिछले दिनों हमने इसी शो में राज ठाकरे को लेकर खबर दी थी और आज खबर आई है, राज ठाकरे की बीजेपी के नेता से मुलाकात हुई है। अब राज ठाकरे किसी भी दिन दिल्ली आ सकते हैं और बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। सवाल यह कि बीजेपी को राज की जरूरत क्यों? ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। एनडीए में शामिल होने की अटकलों के बीच एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की, लेकिन राजनीतिक सवालों पर कोई बात नहीं की। एबीपी न्यूज को जो सूत्रों से पता चला है उसके मुताबिक राज ठाकरे की मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष सिलार से मुलाकात हुई है। करीब 1 घंटे तक चली इस मुलाकात के बाद ये बातें कही जा रही हैं कि राज ठाकरे जल्द एनडीए में शामिल हो सकते हैं और जल्द ही राज ठाकरे को बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात के लिए दिल्ली बुलाया जा सकता है। इससे पहले 6 फरवरी को राज ठाकरे की महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात हुई थी और इसी मुलाकात के बाद राज ठाकरे के एनडीए में आने की चर्चा तेज हुई। शिवसेना के नेता और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि राज ठाकरे साथ आते हैं तो स्वागत है। शिवसेना का यही विचार है कि ज्वलंत हिंदुत्ववाद लेके जो नेता आगे जा रहा है और जो अभी एक ही नेता पूरे हिंदुस्तान में है, आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब, और उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए महाराष्ट्र की जो भी रीजनल पार्टी, अगर कोई भी रीजनल पार्टी अगर हमारे महायुति में शामिल होना चाहती है, मोदी साहब को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, जितवाने के लिए हम लोग जो भी साथ में आएंगे उनको साथ में लेके आगे जाएंगे। असल में उद्धव ठाकरे के एनडीए से दूर होने के बाद बीजेपी महाराष्ट्र की सियासत में कोई रिस्क लेना नहीं चाह रही और इसी कड़ी में पहले उद्धव से अलग हुए शिंदे को साथ लिया और फिर शरद पवार से अलग हुए अजीत पवार को अपना साथी बनाया। पिछले हफ्ते ही कांग्रेस छोड़ने वाले अशोक चव्हाण को साथ लेकर राज्यसभा भेज दिया। अब राज ठाकरे को साथ कर मराठी वोटरों को साधने की कोशिश तेज हो गई है। राज ठाकरे की मुंबई और आसपास के कोर मराठी वोट बैंक पर अच्छी पकड़ मानी जाती है। राज ठाकरे के जरिए बीजेपी उद्धव ठाकरे के वोट बैंक में सेंध लगाना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ राज ठाकरे भी अपने राजनीतिक जमीन बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में दोनों इस वक्त एक दूसरे के काम आ सकते हैं। राज ठाकरे ने शिवसेना से बगावत कर साल 2006 में अपनी पार्टी महाराष्ट्र नव निर्माण सेना बनाई थी। मराठी मानुष के मुद्दे पर अपनी छवि आक्रामक नेता की बनाई। हिंसा, बवाल और उत्तर भारतीयों के खिलाफ राजनीति करके सुर्खियां जरूर बटोरी, लेकिन चुनावी राजनीति में कोई खास कमाल नहीं कर पाए।
अब तक एक भी सांसद राज ठाकरे की पार्टी से नहीं बना है। 2009 में राज ठाकरे की पार्टी ने सबसे उम्दा प्रदर्शन किया था और तब महाराष्ट्र में इनके 12 विधायक जीते थे। 2012 में नगर निगम के चुनाव में जरूर कुछ सफलता मिली थी, लेकिन इसके बाद से तो वो सियासत के नेपथ्य में चले गए। छवि वोट कटवा पार्टी की बन गई। अब मोदी लहर में बीजेपी के साथ जाकर राज भी सियासी संजीवनी की चाहत रखते होंगे। फिलहाल राज ठाकरे को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। किसान आंदोलन का आज 7वां दिन है। किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन एमएसपी को लेकर तकरार जारी है। सरकार 4 फसलों पर एमएसपी देने को तैयार है। इस ऑफर पर सोचने के लिए आंदोलन कर रहे किसानों ने 2 दिन का वक्त मांगा है। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रस्ताव को कमजोर और भटकाने वाला बताया। संयुक्त किसान मोर्चा कह रहा है एमएसपी कॉस्ट प्लस 50% से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। 21 फरवरी को बड़े प्रदर्शन का ऐलान संयुक्त किसान मोर्चा ने किया है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने भी सरकार के ऑफर को खारिज कर दिया है। चाहते हैं कि कॉटन पुनर्जीवित हो। ऐसे विषयों के ऊपर लगातार चर्चा जारी रहेगी। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 5 साल का करार करेगी। क्या किसान आंदोलन खत्म होने वाला है? क्या किसानों ने सरकार का ऑफर मान लिया है? किसानों का दिल्ली कूच का कार्यक्रम क्या टल गया है? दरअसल ये सवाल इसलिए क्योंकि एमएसपी पर सरकार के नए फॉर्मूले के बाद अब गेंद पूरी तरह किसानों के पाले में है। केंद्र सरकार ने किसानों को 4 फसलों पर एमएसपी का प्रस्ताव दिया, जिसमें अगले 5 साल तक खरीद सहकारी समितियों के जरिए होगी। जिन फसलों पर सरकार ने एमएसपी देने का वादा किया है, उसमें मक्का, कपास, अरहर और उड़द जैसी फसलें शामिल हैं। जो किसान अपना क्रॉप डाइवर्सिफाई करके तूर दाल बनाए, उड़द दाल बनाए, मसूर की दाल बनाए या मक्का बनाए, उनको 5 साल के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट करके एनसीसीएफ और नैफेड गारंटी करेगा, उसको ये संस्थाएं एमएसपी पर खरीदेगी। सरकार के नए ऑफर पर किसान संगठनों ने फिलहाल 2 दिन का समय मांगा है। हालांकि धरना जारी रहेगा, लेकिन दिल्ली कूच का कार्यक्रम अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। धरना चलेगा, धरना नहीं रुकेगा। मैं तो ये भी कहूँगा कि ये जो धरना है, हमारा जो दिल्ली कूच का प्रोग्राम था वो रेगुलर है। जब सरकार पॉजिटिवली हमारे साथ बातचीत कर रही है, इसके ऊपर इतनी बात की है, तो हमारी भी मतलब एक जिम्मेदारी बनती है कि हम शांति बनाकर रखें। अगर किसी कारणवश ऐसा ना हो सका, फिर सरकार से आग्रह करेंगे भी हमें पीसफुली ढंग से दिल्ली जाने दिया जाए। किसान और सरकार के बीच की बातचीत अब निर्णायक मोड़ पर आ गई है। पिछले कई दिन से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान दिल्ली कूच करेंगे या फिर नया ऑफर मान जाएंगे, ये आने वाले 24 घंटे में साफ हो जाएगा। क्योंकि किसान आंदोलन चुनाव से ठीक पहले सरकार के गले की फांस बना हुआ है, इसलिए भी सरकार चाहती है मामले को फौरन निपटा दिया जाए।